सभी भाई को गुड इवनिंग। आज हम लोग करंट अफेयर करते हैं 2021 का, 1 घंटे में जितना भी हो पाए। तो चलिए हम लोग टाइम को बचाते हुए जल्दी से करते हैं। चलिए देखिएगा, 28 फरवरी 2021 को श्री हरिकोटा से PSLV C-51 द्वारा लॉन्च उपग्रह के कुल संख्या कितना था? 19 था। PSLV C-51 द्वारा लॉन्च प्राथमिक उपग्रह अमेजोनिया प्रथम था। अमेजोनिया प्रथम ऑप्टिकल भू अवलोकन उपग्रह है। इसका अमेजोनिया जो है, अमेजोनिया प्रथम ऑप्टिकल भू अवलोकन उपग्रह है। ये कहाँ का है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, ब्राज़ील का। ठीक है। PSLV C-51 अमेजोनिया प्रथम पहला पूर्ण समर्पित व्यावसायिक मिशन। यह एक अमेजोनिया जो है, यह एक व्यावसायिक मिशन है जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का है। ठीक है, किसका? तो व्यावसायिक मिशन है तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। 2 मार्च 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च ऐप, कौन सा लॉन्च किया गया था ऐप? तो सुगम्य भारत ऐप। 2 मार्च 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च कौन सा ऐप किया गया था? तो सुगम्य भारत ऐप का लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु 1 से 13 मार्च 2021 के मध्य आयोजन किया गया ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का। ठीक है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए 1 से 3 मार्च 2021 के मध्य आयोजन किया गया ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का केंद्रीय विषय ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स है। टैग लाइन इसका क्या है? बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का केंद्रीय विषय क्या है भैया? तो ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। टैग लाइन इसका क्या है? बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल धाफरा एयरबेस UAE में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास है। 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल धाफरा एयरबेस जो है UAE में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास है, जो डेजर्ट फ्लैग 6 है। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास में पहली बार प्रतिभाग किया भारतीय वायुसेना ने। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास में पहली बार प्रतिभाग कौन लिया? तो भारतीय वायुसेना ने। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास में जिन देशों की वायुसेना ने प्रतिभाग किया वे देश हैं UAE, USA, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन व भारत। ठीक है। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास में जिन देश की वायुसेनाओं ने प्रतिभाग किया वे देश कौन कौन से थे? UAE है पहला, USA, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन एवं भारत। ये सारे देश हैं जो डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग लिया था। खिलौना उद्योग में भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य आयोजन किया गया। खिलौना उद्योग में भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य आयोजन किया गया द इंडिया टायर फेयर 2021 का। द इंडिया टॉय फेयर 2021 का। ठीक है। आगे
भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के तथा निर्दिष्ट सहरूगनता स्थिति वाले 45 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों हेतु कोविड-19 टीकाकरण प्रारंभ हुआ 1 मार्च 2021 से। ठीक है, भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के तथा निर्दिष्ट सहरूगनता स्थितियों वाले 45 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोग हेतु कोविड-19 टीकाकरण प्रारंभ कब से हुआ? तो 1 मार्च 2021 से 60 वर्ष या 45 वर्ष से अधिक आयु वाला का कोविड-19 का टीकाकरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, 24 फरवरी 2021 को ढाका में मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 24 फरवरी 2021 को ढाका में मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। RKS भदौरिया भारतीय वायुसेना को, ठीक है, बोल रहा 24 फरवरी 2021 को ढाका मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किसको? तो RKS भदौरिया भारतीय वायुसेना को। 26 से 28 जनवरी 2021 के मध्य कीव यूक्रेन में आयोजित 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट में महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता विनेश फोगाट भारत ने। ठीक है, विनेश फोगाट कहाँ के हैं? भारत के। 26 से 28 जनवरी 2021 के मध्य कीव यूक्रेन में कहाँ जीता? तो यूक्रेन में। ये खेला यूक्रेन में किया गया था, यूक्रेन के कीव स्थान पर। यूक्रेन में आयोजित 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट में महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं, याद रखिएगा, महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में जीता है कौन? तो विनेश फोगाट। ठीक है, जो भारत के हैं विनेश फोगाट। और बोलेगा कि 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचिंग मेमोरियल टूर्नामेंट महिलाओं में 53 किलोग्राम स्पर्धा में कौन स्वर्ण पदक जीता भारत की ओर से? तो विनेश फोगाट। ठीक है, याद रहेगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार हीरो इंडियन विमेंस लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार हीरो इंडिया विमेंस लीग 2020-21 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया गया। ठीक है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। वर्चुअल माध्यम से नरेंद्र मोदी 2 मार्च 2021 को किसका उद्घाटन किया? तो मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का। 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा मेरी टाइम समिट 2021 का आयोजन किया गया? तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया। 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया। 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य दूसरा खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया। याद रहेगा, याद रखेंगे, ये शीतकालीन खेल है। ठीक है, दूसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल जो कहाँ हुआ? तो गुलमर्ग जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, 25 फरवरी 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल चौथा चरण पहल के तहत जिन 12 स्थलों का चयन स्वच्छ पर्यटन गंतव्य के रूप में रूपांतरित करने हेतु किया गया है वे हैं
अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप, कुलम्बगढ़ किला, जैसलमेर किला, रामदेवरा, गोलकुंडा किला, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, रॉक गार्डन, डल झील, बांके बिहारी मंदिर, आगरा का किला, काली घाट मंदिर। 25 फरवरी 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो स्वच्छ आइकॉनिक स्थल चुना गया वो चौथा चरण में, वो पहल के तहत 12 स्थान को किया गया चिन्हित, ठीक है, स्वच्छ पर्यटन गंतव्य के रूप में रूपांतरित करने हेतु किया गया। तो कौन कौन से 12 स्थान हैं? पहला अजंता की गुफा, सांची का स्तूप दूसरा याद रखेंगे, तीसरा कुलामगढ़ किला, चौथा जैसलमेर का किला, पांचवा रामदेवरा, छठा गोलकुंडा के किला, सातवां सूर्य मंदिर कोणार्क में, आठवां रॉक गार्डन, नौवां डल झील, 10वां बांके बिहारी मंदिर, 11वां आगरा का किला और 12वां काली घाट मंदिर, ठीक है, जो कोलकाता में काली घाट मंदिर है। आगे आएंगे, भारतीय थल सेना का घटक अंग जिसमें वर्ष 2022 से महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। देखिएगा, थल सेना में भी अब जो है महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा, वह सेना विमानन कोर में, ठीक है, किस क्षेत्र में? तो सेना विमानन कोर में। वह देश जिसकी सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया। 26 जनवरी 2021 को कौन सा देश हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश। याद रखेंगे कि 122 सदस्य का दल था, ठीक है, सशस्त्र सेनाओं में। जो 72वां गणतंत्र दिवस 2021 में हुआ, 72वां गणतंत्र दिवस, उसका उपलक्ष्य में राजपथ पर जो आयोजित हुआ गणतंत्रवां दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को, उसमें कौन सा देश जो हिस्सा लिया था? तो बांग्लादेश हिस्सा लिया था भैया, ठीक है। कर्नाटक में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश प्रभावी हुआ कब? 18 जनवरी 2021 से जो है कर्नाटक में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना स्टार्ट हो गया। 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के इस नए संस्थान का उद्घाटन किया गया। फिर से 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के इस नए संस्थान का उद्घाटन किया गया। कौन सा संस्थान जो है CSIR का, जिसका नया संस्था का उद्घाटन किया गया? तो CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार, CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, CSIR NISCPR का, ठीक है। CSIR के दो प्रतिष्ठित संस्थान CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान तथा CSIR राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान के संयोजन से नवनिर्मित संस्थान CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्था। CSIR के दो प्रतिष्ठित संस्थान हुआ हैं, कौन कौन से? तो राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, ये पहला, तथा दूसरा कौन है? CSIR राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान। ये दो है संस्था CSIR का, ठीक। अब बोला उससे नवनिर्मित जो हुआ है वो क्या है? तो CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्था, ठीक है। 11 जनवरी 2021 को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई उड़ान सेवा शुरू की गई। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 11 जनवरी 2021 को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई उड़ान सेवा शुरू की गई। कहाँ? तो कालबुर्गी कर्नाटक में
कालबुर्गी कर्नाटक से कहाँ? तिरुपति आंध्र प्रदेश के बीच। RCS उड़ान का पूरा नाम क्या है? क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक। RCS उड़ान का पूरा नाम क्या है? क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान योजना के अंतर्गत शुभ आरंभ किया गया 14 जनवरी 2021 को। कहाँ? हिसार हरियाणा हवाई अड्डे का। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान योजना के अंतर्गत शुभ आरंभ किया गया 14 जनवरी 2021 को। शुभ आरंभ किया गया कहाँ? तो हिसार हरियाणा के हवाई अड्डे पर। ठीक है, RCS उड़ान योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ से हरियाणा का नवनिर्मित हिसार हवाई अड्डे, देखिए नया निर्मित है, नया मतलब निर्माण किया गया है हिसार हवाई अड्डे का। ठीक है, के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाया। कौन दिखाया? RCS उड़ान योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ से जो हिसार का है नवनिर्मित हिसार हवाई अड्डा, उसके लिए पहली उड़ान को हरी झंडी कौन दिखाया? तो मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री हैं। देश में उड़ान योजना के तहत 54वीं हवाई अड्डा जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ। ये जो हिसार में हवाई अड्डा है वह कितनवां हवाई अड्डा है भारत में? तो 54वां हवाई अड्डा है। देश में उड़ान योजना के तहत 54वीं हवाई अड्डा जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ हिसार हवाई अड्डा का। प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया कौन सा दिवस जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर याद रहेगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने, देखेंगे ध्यान देंगे, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। पूछेगा कि बताइए कि भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी जो हो उसको दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, कृषि संबंधी 3 अधिनियम जिनके कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दिया। कब लगाया? 11 जनवरी 2021 को। कृषि संबंधित 3 अधिनियम जिनके क्रियान्वयन पर उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी। कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। तीसरा, अनिवार्य वस्तुओं संशोधन अधिनियम 2020। इस पर लगा दिया रोक। ठीक है, कृषि संबंधित 3 अधिनियमों पर गतिरोध के समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के प्रस्तावित सदस्य कौन कौन हैं? अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी व अनिल धनावत। कृषि संबंधित 3 अधिनियम पर जो रोक लगा दिया, गतिरोध के समाधान हेतु, गतिरोध जो रोक लगाया उसके समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति, उच्चतम न्यायालय द्वारा समिति बनाया गया जिसके प्रस्तावित सदस्य कौन कौन हैं? तो याद रखेंगे, अशोक गुलाटी है, भूपिंदर सिंह मान है, प्रमोद कुमार जोशी है व अनिल धनावत है। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में उद्घाटन किसका किया? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी। कहाँ? नई दिल्ली में। 9 जनवरी 2021 को। ठीक है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या था? ध्यान रहे, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, याद रहे। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का कर्म 16वां है। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का जो कर्म चल रहा वो कौन सा कर्म था? तो 16वां कर्म है। ठीक है,
पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था? कब मनाया गया था पहला बार भारतीय प्रवासी दिवस? तो ध्यान रहे वर्ष 2003 में पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने का कारण 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के कारण प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाने लगा? तो जब 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब वापस लौटे थे, इस कारण से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा 1915 से ही, है ना। आगे देखेंगे 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे? जान रहे समागम 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का नई दिल्ली में किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, उसका मुख्य अतिथि कौन हुए? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन हुए? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो सूरीनाम का राष्ट्रपति हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 16वें प्रवासी भारतीय समागम का मुख्य अतिथि हुए, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। देखेंगे 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एक पोर्टल का शुभारंभ किया। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एक पोर्टल का शुभारंभ किया। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो प्रवासी रिश्ता। प्रवासी रिश्ता। ठीक है, देखिएगा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन कब किया गया? तो 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए वो 16 जो जनवरी था वो प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब? तो 9 जनवरी को। हाँ देखिएगा 9 जनवरी 2021 को जो है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस किया गया और 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन कब से किया गया? 8 जनवरी 2021 को। आप बोले केवल प्रवासी भारतीय दिवस, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी। ठीक है, 8 जनवरी 2021 को युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है। देखिएगा 8 जनवरी 2021 को युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया युवा प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था या विषय क्या था? भारत और, इसका विषय क्या है? तो भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय से सफल युवाओं का एक साथ लाना। सफल युवाओं को एक साथ लाना। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की विशेष अतिथि। देखिएगा युवा प्रवासी भारतीय दिवस का विशेष अतिथि कौन हुआ? प्रियंका राधाकृष्णन, जो सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री न्यूजीलैंड की है। सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री कहाँ की है? तो न्यूजीलैंड की, प्रियंका राधाकृष्णन। आगे देखेंगे 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मादर खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मादर खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई है कितनी? 1506 किलोमीटर वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर की लंबाई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे को का समर्पित मालवाहन गलियारा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वह भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहन गलियारा है। ठीक है,
7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। विश्व की पहली डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। मृदा एवं जल परीक्षण हेतु कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया है। मृदा एवं जल परीक्षण हेतु कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया है। 7 जनवरी 2021 को कर्नाटक सरकार द्वारा 6 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 6 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय किया गया। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय कितना किया गया? 28,400 करोड़ रुपया का। ठीक है। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना की अवधि। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना की अवधि कब से कब तक है? तो वर्ष 2020 से 21 से 2036-37 तक। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कब? जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कहाँ? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएगी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर। लद्दाख में जो 8 जल विद्युत परियोजना जो लगाया जा रहा है 144 मेगावाट का, वो किस नदी पर लगेगा? तो सिंधु नदी एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, उस नदी पर लगाया जाएगा 8 जल विद्युत परियोजना। ठीक है। 6 जनवरी 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार लद्दाख की भाषा, सांस्कृतिक एवं भूमि संरक्षण में संबंधित मुद्दों के समुचित समाधान के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। 6 जनवरी 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार लद्दाख की भाषा, संस्कृति एवं भूमि संरक्षण से संबंधित मुद्दों के समुचित समाधान के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। कह रहा है कि लद्दाख में जो भाषा बोली जा रही है या उसकी संस्कृति है एवं उसकी जो भूमि संरक्षण है, वो सभी मुद्दों पर एक समाधान के लिए, वो सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में वो जो गठन किया जा रहा है समिति का, वो किसके संरक्षण में किया जा रहा है या नेतृत्व में? तो गृह राज्य मंत्री जो है, जो राज्य का गृह मंत्री है जी किशन रेड्डी, उन्हीं के नेतृत्व में किया जा रहा है। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई है। 5 जनवरी 2021 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया कोच्चि और मंगलुरु की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। अब बोला वो जो नरेंद्र मोदी उद्घाटन किया कोच्चि और मंगलुरु गैस पाइपलाइन का, उसकी लंबाई कुल कितना है? तो 450 किलोमीटर की लंबाई
का उद्घाटन कर रहा है, पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का। कहाँ से कहाँ? कोच्चि से मंगलुरु तक। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित राज्य केरल और कर्नाटक है। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं से संबंधित राज्य कौन हैं? तो केरल और कर्नाटक। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया गया गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है उसका परियोजना का निर्माण कौन किया? तो गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा, गेल द्वारा किया गया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता है 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता कितना है? 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति की गई परियोजना है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जाएगा रायसीना हिल्स नई दिल्ली स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण किया जाएगा रायसीना हिल्स नई दिल्ली स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना मामले पर 2:1 के बहुमत से निर्णय करने वाली 3 जजों की पीठ शामिल थे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना मामले पर 2:1 के बहुमत से निर्णय करने वाली 3 जजों की पीठ में शामिल थे। न्यायमूर्ति पहला कौन थे? न्यायमूर्ति AM खनविलकर, दूसरा न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी तथा तीसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। कौन थे? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना मामले पर 2:1 के बहुमत से निर्णय करने वाले 3 जज के पीठ कौन कौन शामिल थे? तो न्यायमूर्ति AM खनविलकर, दूसरा न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, तीसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया गया। 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ने। ठीक है। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का मुख्य विषय क्या था? समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय क्या था या थीम क्या था? तो समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेट्रो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली को। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली को। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक प्रयोगशाला की मेट्रोलॉजी का संबंध है माप तौल के विज्ञान से। मेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो माप तौल के विज्ञान से। राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिण भारतीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
दिल्ली सरकार द्वारा स्थापना की गई 3 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिण भारतीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा स्थापना की गई 3 जनवरी 2021 को तमिल अकादमी की स्थापना किया गया दक्षिण भारतीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा स्थित इस संस्थान के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी। 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा स्थित इस संस्थान के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी। 3 संबलपुर, ठीक है। 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा स्थित इस संस्थान के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी। 3 संबलपुर। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? केरल में। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना की लंबाई कितनी है? 116 किलोमीटर। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना की लंबाई कुल कितना है? तो 116 किलोमीटर। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक है। किस किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया? तो 6 राज्य में किया था लाइट हाउसिंग के लिए। कहाँ? उत्तर प्रदेश में किया, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में। लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजना है जो संबंधित किससे है? लाइट हाउस जो है मॉडल आवासीय परियोजना है जो संबंधित है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ठीक है, GHTC इंडिया से। लाइट हाउस परियोजना के तहत मॉडल आवास निर्मित किए जाएंगे। लाइट हाउस परियोजना के तहत मॉडल आवास निर्मित किए जाएंगे। कहाँ? तो इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एवं लखनऊ में। किसी भी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अवलोकन शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित किया है। जनवरी 2021 में किसी भी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित कर दिया है। कौन? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसी भी ईश्वर के नाम का प्रयोग के साथ किसी भी विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति बताने वाला या दावा करने वाले को अवैध घोषित किया है बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। आज यहीं, आगे अगला वीडियो देखेंगे।